मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद होम मिनिस्टर साहब जो है वो कुछ अच्छी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो पहली मरतबा कौमी असम्बली की रुकन बनी हैं और NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहिबजादी उसी असम्बली में जाएंगी जहाँ उनकी वालदा वज़ीर आज़म के तौर पर भी और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के तौर पर भी अपना किरदार अदा करती रही हैं। थोड़ा सा हमें अफसोस इस बात का है कि कुछ सियासी मुखालिफिन आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा की इस कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखें ताकि फिर इस मुल्क के लोग फ़ैसला करें कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक वो झूठ बोल रहे हैं। मैं पहले तो थोड़ा सा आपको उस नशिस्त के कुछ नताइज बताऊंगा पिछले 3 इलेक्शंस के। इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये नशिस्त नवाब शाह की जो है वो पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक बड़ी कंफर्टेबल सीट रही है। यहाँ से पहले भी हम जीतते रहे हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन 2013 में डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पिचो साहिबा MNA बनी और उन्होंने 1,13,000 वोट लिए और जो उनके मुखालिफ थे MQM के नंबर 2 जो आए इनायत अली रिंद साहब थे, जो आजकल शायद PTI में हैं, उन्होंने 33,800 वोट लिए। और फिर तीसरे नंबर पर PMLF के कैंडिडेट थे जिन्होंने 25,000 वोट लिए। ये 2013 का रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद 2018 में इलेक्शन होते हैं इसी सीट पर, वहाँ से आसिफ अली ज़रदारी साहब 1,01,000 वोट लेते हैं और शेर मोहम्मद रिंद साहब जो हैं GDA के कैंडिडेट थे उस वक्त, उन्होंने 54,000 वोट लिए। मतलब ये कि तकरीबन 50,000 की बरतरी आसिफ अली ज़रदारी साहब की उस वक्त भी थी। उसके बाद आ जाएँ 2024 का रिज़ल्ट, जिसमें दोबारा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कामयाबी हासिल की और इसमें भी इन्होंने तकरीबन कोई 1,40,000 के करीब वोट लिए हैं और 1,47,000 वोट जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लिए। और फिर शेर मोहम्मद रिंद साहब जो उस वक्त भी नंबर 2 पोजीशन पे आए थे, उस वक्त GDA के कैंडिडेट थे, इस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के हिमायत याफ्ता, उन्होंने तकरीबन 51,900 वोट लिए और इन पर भी तकरीबन कह लें कोई 1 लाख के करीब जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब की बरतरी थी। अब ये इस किस्म की सीट जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट वहाँ सामने आए थे जिन्होंने नॉमिनेशन फ़ाइल किए, उनकी तादाद 11 थी। 11 उम्मीदवारों में शेर मोहम्मद रिंद साहब भी शामिल थे जो 2024 में भी 2nd पोजीशन पे आए थे PTI के कैंडिडेट बनके, 2018 में भी 2nd आए थे GDA के कैंडिडेट बनकर। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए इसलिए कि बलूचिस्तान में किसी केस में वो एब्सकॉन्डर थे। अच्छा, ये तरीक़ेकार होता है आम तौर पे, जब रिटर्निंग अफसर आपके पेपर किसी कैंडिडेट के रिजेक्ट करता है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो अपील में जाए। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, अपील में जाता है और उसके बाद कई लोगों के पेपर बहाल हो जाते हैं, कई के नहीं होते हैं। शेर मोहम्मद रिंद साहब जो हैं उन्होंने अपने पेपर रिजेक्ट होने के ख़िलाफ़ अपील ही नहीं की सिरे से। जो असल कैंडिडेट था PTI का जिसने 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसने GDA के कैंडिडेट के तौर पर 2018 में हिस्सा लिया और तकरीबन 50,000 के करीब वोट लिए, उस उम्मीदवार ने अपने कागजात मुस्तरद होने के बाद अपील ही नहीं की। फिर उसके बाद उनके एक बेटे हैं शायद बहावल रिंद साहब, उनके कागजात मुस्तरद हुए, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर नहीं की थी, तो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनके कागज़ भी मुस्तरद हो गए और उन्होंने जो है शायद उन्होंने भी अपील नहीं की। नहीं, अपील की थी उन्होंने, किसके? बहावल ने
अपील की थी लेकिन वो वापस ले ली। हाँ, उन्होंने अपील की लेकिन अपील को उन्होंने परसू नहीं किया और अपील वो उनकी वापस हो गई। उसके बाद अली अकबर जमाली साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, कवरिंग कैंडिडेट थे, उनके पेपर रिजेक्ट हुए। उसके बाद एक अब्दुल रसूल बिरोई साहब थे, उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद साहब हैं जो अभी ये कल से कह रहे हैं कि मुझे अगवा कर लिया था, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए इसलिए कि वो डिफ़ॉल्टर थे हेस्को के। 4,10,000 रुपये का बिल था उनके ऊपर और उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए। उसके बाद इन्होंने भी अपील की अपनी, जो कानून के मुताबिक उनका राइट था, और एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनके पेपर, उनकी अपील सुनने के बाद बहाल कर दिए, पेपर स्टोर किए और उनको ये मौका दिया कि आप अगले दिन 28 को ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, और उनको कहा कि 29 तारीख को जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें आप जाकर अपना बिल जो है वो अदा करें। और आरओ को ये डायरेक्शन इशू की कि ये अगर बिल अदा करके आ जाते हैं तो आप इनके पेपर जो है एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सेप्ट हाई कोर्ट ने कर दिया था, इनको कहा था बिल आप जमा करा दें, इनको मौका दे दिया। अच्छा, इस दौरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे मकामी लीडर्स हैं, जिसमें चूँकि हमारे होम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक भी उसी ज़िले से है, तो इन्होंने मुख्तलिफ़ जमातों से, मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों से रब्ते किए जो करती हैं सियासी जमातें, ताकि अपने कैंडिडेट के हक़ में वो विड्रॉ कर जाएँ, उनकी सपोर्ट करें। इनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में वो राज़ी हो गए कि हम पीपल्स पार्टी के हक़ में विड्रॉ कर जाएंगे। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो एलिगेशन ये है हम पर कि उस कैंडिडेट को हमने कहीं गायब कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फ़ायदा होना था, क्या नहीं होना था। पहली बात कि कैंडिडेट को नहीं पेश होना था आरओ के पास, उस बिल ने पेश होना था जो बिल अदा नहीं किया था उसने। बिल कोई शख्स भी अदा कर सकता है, बिल अदा करके आरओ के पास जमा हो जाता कि जी बिल पे हो गया, उसके पेपर बाल हो जा रहे थे, कोई और इशू ही नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इसने जाके कोई हलफनामा देना है, कुछ चीज़ करनी है। दूसरी बात यह है कि जब एक कैंडिडेट इस बात पर तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊँगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। ऐसी कहीं कोई मजबूरी नहीं थी। अगर ये एलिगेशन जो लगा भी रहे हैं कि हमने गायब किया था, तो शायद हम उसको जब हाई कोर्ट वो जा रहा था उस वक्त गायब कर देते ताकि हाई कोर्ट में उसकी अपील ही ना होती। उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये इस स्टेज पे आकर कहना कि जी मुझे गायब कर दिया था और मैं बिल जमा कराने जा रहा था, बल्कि मैंने वो क्लिप देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शायद नवाब शाह में की उन्होंने, उसमें वो एक साहब कह रहे हैं कि हम बिल जमा कराने गए थे लेकिन बैंक में अकाउंट ही नहीं था। मुझे ये बताइए, आप भी माशाल्लाह, सब भी हम बिल पे अदा करते हैं, बिजली हो, गैस हो, फ़ोन हो या किसी भी यूटिलिटी का बिल हो, उसको अदा करने के लिए कौन सी मुश्किल है। कोई एक ब्रांच थोड़ी होती है। मेरा तो ख्याल है हर ब्रांच में बिल अदा हो सकता है, और तो और छोड़ दें ऑनलाइन अदा हो सकता है, और छोड़ दें किसी हेस्को के दफ्तर में जमा हो सकता है। कहीं भी किसी भी तरह से लातादाद ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए आप बिल अपना अदा कर सकते हैं। अब वजह जो मुझे समझ आती है, या हमारा अपना जो अंदाज़ा है, कि ये बात तो तय थी कि जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। अब जब बुरी शिकस्त ही होनी है तो भाई 4,10,000 का बिल क्यों अदा करूँ मैं, और ये भी मेरा ज़ाये होना है। तो बजाय इसके कि वो अपनी इस शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीवी की फ़तह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो एक सियासी किरदार होता है इंसान का, किसी जमात का, वो अपने उस किरदार को ख़राब कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी नशिस्त होती जिस पे मुकाबला सख्त होना होता, तो फिर शायद ये इल्ज़ाम जो हम पे लगा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर होता कि हमें हार का डर था, हमें परेशानी थी किसी उम्मीदवार से, हमने उसको गायब कर दिया और ये चीज़ें हो गई। जब इलेक्शन हम जीत रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो हमें इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ एक अहम ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कामयाब हुई सूबा सिंध से, हमने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, तो जब पूरे मुल्क में दीगर जमातों ने एहतजाज किया तो यहाँ भी
जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन थे उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी डाल दी हुई है। दूसरे मुल्क के दीगर इलाकों में एतराज़ ये था कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और हम उसमें जीते हुए हैं और फॉर्म 47 चेंज करके हमारे मुखालिफ को जितवा दिया गया। सूबा सिंध में हम ये कहते रहे कि भाई JUI का कोई उम्मीदवार, GTA का कोई उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार जो हार गया है कहीं से फॉर्म 45 ला के दिखा दे कि जी मैं फॉर्म 45 में जीता हूँ और पीपल्स पार्टी हारी हुई है। कोई एक आदमी सामने नहीं आया। अच्छा, अगर ये इल्ज़ाम ठीक थे तो भाई 2 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे ना सूबा सिंध में। नवाबशाह में कौमी असम्बली का हो रहा था, दादू में सूबा असम्बली का हो रहा था। आप लड़ते इलेक्शन, आप साबित करते हो उस इलेक्शन के अंदर कि आपके साथ धांधली हुई थी और पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती जीत गई थी। 2 हलकों में इस तरह की कोई मैनिपुलेशन करना कोई आसान काम नहीं था। वो लड़ सकते थे, लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी, उन्होंने पहले से कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। तो GTA और बाकी जमातें तो पहले से भाग गई। इस हलके में भी जो असल कैंडिडेट उनका था, जब उसके पेपर रिजेक्ट हुए उसने अपील फाइल नहीं की। उनके इंटरेस्ट का आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एक जो है वो मुतनाज़ा बनाने की बिलावजह कोशिश की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये शख्स जो कह रहा है कि मैं PTI का था, इसके नॉमिनेशन पेपर पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, जबकि 2 और लोग जिनके पेपर रिजेक्ट हुए थे, जिसमें ये शेर मोहम्मद रिंद साहब और उनका जो बेटा है, उन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ का नाम लिखने पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीदवार थे, ये PTI लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये जो दूसरे हैं इन्होंने भी तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। शेर मोहम्मद रिंद ने भी और बावल रिंद ने भी, दोनों ने तहरीक इंसाफ लिखा है। तो अगर ये 2 लिख सकते थे तहरीक इंसाफ का नाम, तो ये तीसरा क्यों नहीं लिख सकता था? तहरीक इंसाफ के पेपर रिजेक्ट हुए तो उन्होंने अपील ही नहीं की। ये तीसरा इंडिपेंडेंट आदमी जिसके पेपर रिजेक्ट हुए, जिसके अपील होने के बाद बहाल हो गए, अब उसको PTI कहती है कि हमारा उम्मीदवार था। तो ये बिला वजह एक ऐसी इलेक्शन को जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ और हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है, वो लड़ते, हमें कोई इशू नहीं था। और लड़ते तो ज़ाती तौर पर तो मेरा ख्याल था कि इलेक्शन लड़ते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आसिफा भुट्टो जो हैं वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट लेके जो है जीत जाती। उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे, और उसको कोई इतना उसका ना असर रसूख है ना उसको वोट पड़े। शायद 5-6 हज़ार वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा अगर ले लेता तो हमारे शायद 1.5-2 लाख वोट होते। अब ये मुनासिब बात नहीं है। उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। ज़िया साहब इसमें अगर कोई ऐड करना चाहें तो करें, उसके बाद मज़ीद अपनी भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक तो ये आज़ाद कैंडिडेट है, कोई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और कल कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाबशाह में, वहाँ एडमिट किया है कि हमारे पास ज़िया लंजार साहब आए, हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि ज़रूर अपोनेंट्स के पास जाया जाता है कि भाई ज़मनी इलेक्शन है और आपका एक ही ये आज़ाद उम्मीदवार, वो इनायत रिंद का कोई रिश्तेदार है। ये लड़का जो रिंद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा था कि मुझे गुम कर दिया गया है, तो उन्हें हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल हम ये विड्रा कर देंगे लेकिन हमें फेस सेविंग दी जाए। तो मैंने कहा देखें आप जो भी तरीक़ेकार है, अब इसमें सब कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है। तहरीक लब्बैक के हमारे कैंडिडेट थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने विड्रा किया। और आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी थे, जमायत उलमा इस्लाम वाले थे, उनको रिक्वेस्ट की। एक शहरी माहौल होता है, हर किसी के ताल्लुकात होते हैं। मैं अपने पूरी जो वहाँ पर लोकल तंजीम है उनको साथ लेकर गया। तो उसके बाद एक फरसूदा किस्म का इल्ज़ाम लगा देना कि सर हमें गुम कर दिया गया और हमारे फार्म रिजेक्ट हो गए। गुम करने से और फार्म रिजेक्ट करने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जैसे सईद भाई ने कहा है। ये फार्म आपका एक्सेप्ट हो गया था हाई कोर्ट में, सब्जेक्ट टू सब पेमेंट ऑफ 4,10,000
वापडा क्लियरेंस करनी थी, किसी ने भी कर देनी थी। इवन हम अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम फॉर्म जमा कराते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आरओ के पास भी पैसे जमा कर दिए जाते हैं कि सर ये डिफ़ॉल्ट वाला अमाउंट मैं आपके पास एज ए सिक्योरिटी जमा कर रहा हूँ और मेरा फॉर्म बहाल किया जाए। ये काफ़ी बार प्रेसिडेंट्स हैं। तो ऐसे ये हमारी जो लीडर हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनकी एक पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज़ है और उसको एक ऐसे सोची समझी साजिश के तहत उसको एक मलाइन करने की कोशिश करना बुरी बात है। हर किसी को सियासत करने का हक़ है और हर शख्स पाकिस्तान में लिबर्टी रखता है कि वो सियासत करे और इज़्ज़त और नेक नामी से सियासत करे। तो ये एक दो चीज़ें थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आजकल काफ़ी प्रेस में चीज़ें गर्म हैं, ख़ास करके कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, उसमें स्पेशली शिकारपुर और कश्मीर लड़काना में और सखर में घोटकी, स्पेशली सखर के मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली सखर डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर है। उक्का दुक्का एक ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा और लेकिन हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं आपको एक तो बात ये बताता चलूँ कि जो कल मैंने रिपोर्ट ली है सखर डिवीज़न से, वहाँ पर हनी ट्रैप के जो किडनैपीज़ हैं सिर्फ 2 हैं अब तक, और जो फोर्स किडनैपिंग है वो 0 है एज़ पर रिकॉर्ड। और काफ़ी रिकवरीज़ हुई हैं वहाँ पर घोटकी में, और सीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और कोई भी वहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं हैं। उसके अलावा शिकारपुर के हमने एसपीज़ को चेंज किया है, सखर के एसपी को चेंज किया है, घोटकी के एसपी को चेंज किया है, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा कश्मीर के हमारे एसपी को, वो काफ़ी अंदर कच्चा एरिया में उनकी चल रही है कार्रवाइयाँ और काफ़ी हाइड आउट्स जो हैं उनके डाकुओं के वो उन्होंने मसमार किए हैं। और मेरे पास क्लिप्स भी हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मुझे कश्मीर से एसपी साहब ने रात भेजे हैं। उसमें उनकी जो फसलें थी डाकुओं की वो काफ़ी जला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अंदर तक जाकर और जो भी ख़ास करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको नीस्तो नाबूद करें और उनके हमारी जो आवाम है उसको हम बेहतर माहौल दे सकें और अमन व अमान दे सकें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वो जो टीचर शहीद हो गया था, उसके जो हमारे उनके जो रिश्तेदार थे उनमें काफ़ी उनको अरेस्ट किया गया है, उसकी वो रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एसपी को कहा है कि जब तक मेन जवाबदार अरेस्ट नहीं होंगे, हम उनकी जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं जो इनके पास अरेस्ट हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने एक क्लियर मैसेज दिया हुआ है कश्मीर के एसपी को, शिकारपुर के एसपी को और घोटकी एसपी को कि कोई भी डाकुओं के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये हम उनको चांस दें अपने पुलिस ऑफिसर्स को, और मुझे उम्मीद ये है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स में इतनी सलाहियत है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं ये इस चीज़ की अश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को, सिंध की आवाम को, कि हम अपर एरिया में जो अपर सिंध है उसमें इंशाल्लाह आपको अमन व अमान करा के देंगे। इंडस हाईवे चल रहा है लेकिन उक्का दुक्का इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि डाकुओं के हाइड आउट्स पर जो उनके घरों को मसमार किया जा रहा है उसका वो ज़रूर जवाब देने के लिए कोशिश करें। और जो क्रिमिनल होता है
वो बड़ा मक्कार भी होता है और कमज़ोर भी होता है दिल का। ऐसे नहीं है कि वो कोई बहुत बहादुर होता है और ये मकारियाँ कर कर वो हमारी आवाम को नुकसान देते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस, हमारे जवान, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी कुर्बानियाँ भी हैं हमारी सिंध के लिए, हमारी आवाम के लिए, अमन व अमान के लिए। मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा और आपकी प्रेस की तवज्जो से मैं कहूँगा कि पुलिस को ज़रूर आप बैकअप करें और उनका मोराल बुलंद करें ताकि वो कच्चे के एरिया में लड़ सकें। और इसके लिए आईजी साहब भी नए आ गए हैं। अब योम अली का इवेंट है यहाँ पर, उस वजह से हम अपर सिंध का विज़िट आफ्टर योम अली कर रहे हैं और वहाँ एक लाएअमल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन, बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1000 नफरी का मैंने आईजी साहब को कहा है कि घोटकी और 1000 एक्स्ट्रा नफरी जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर लगाएंगे और कुछ यूनिट जो हैं एसएसयू के कमांडोज़ के वहाँ पर हम तैनात करने जा रहे हैं। उसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से 1-2 नोटिस वगैरह भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हर मकतबा फ़िक्र, हर वो अथॉरिटी उसको ज़रूर इस चीज़ पर देखना चाहिए और फैक्ट्स फिगर्स को भी उन्हें देखना चाहिए। इसमें कोई भी आ रहा ये नहीं है कि हमें हेजिटेशन कि हम किसी भी जगह पर ये कहें कि नहीं ये अथॉरिटी ऐसे ना करे और ये अथॉरिटी ऐसे ना करे। हर किसी को इख्तियार है, इवन आप प्रेस को इख्तियार है, यहाँ की आवाम को इख्तियार है कि आप फैक्चुअल चीज़ें ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़रूर मैं आपकी तवज्जो से काफ़ी जगह कह चुका हूँ कि हमें उन फैमिलीज़ से बहुत इज़हार अफसोस भी है। उन फैमिलीज़ को हम पुरसा भी देते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में। और यकीनन गरीब लोग हैं, वो अपना मोबाइल या अपनी जो भी जमा पूंजी है वो ऐसे नहीं दे सकते हैं, हालात ऐसे नहीं हैं, गुर्बत भी है। तो उसमें ये ज़रूर वो चीना झपटी में ये वाक़यात हो रहे हैं, उसको बड़ा हम माइन्यूटली देख रहे हैं। CCPO कराची, एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। नए CCPO कराची आ गए हैं जिनको एडिशनल आईजी आजकल कहते हैं। उनको भी, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। आज आईजी साहब इसी के स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और योम अली के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। उनके बाद वो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ के आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। और एक चीज़ मैंने पहले ही ऐलान किया था कि जिस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी। आगे मैंने आईजी साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक का ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिया कुमारी जो केस जो हुआ है, सिंधी में गाला और प्रिया कुमारी का जो केस है उसके हवाले से मैं आपको एक बात कहूं कि इसमें ये एक तो 2-2.5 साल पुराना केस है। मैंने उसके कुछ फैक्ट्स फिगर्स लिए हैं और उसके लिए 1-2 जगह पर लेकोना रह गया है उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से। तो उसमें हम एक हाई लेवल की जो DIG की सरबराही में और उसके साथ 2 सीनियर SSPs की एक टीम बना रहे हैं जिसमें DIG जावेद जिस्कानी को हेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे SSP बेनज़ीराबाद तनवीर तुनियों
और उसके साथ हम एसएसपी अमजद शेख को वहाँ पर ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो ये इन्वेस्टिगेशन करें और इसकी अगर वो अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हों, कुछ कह रहे हैं कि ज़िंदा नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ज़िंदा है, तो उस पर वो हमें उसकी या तो पीसफुल रिकवरी हो, और अगर उसमें कोई भी, एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको हम बिहाइंड द बार भी रखेंगे और उसके खिलाफ रियायत नहीं होगी, कोई भी कितना भी ताकतवर हो। एक एक करके इनके बाद आपका ऐसी बात नहीं है, सीएम हमारे बॉस हैं और उनकी फुल मेरे साथ हेल्प है और चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके इस अगस्त फोरम पर मैं कह रहा हूँ कि सीएम साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं और सीएम साहब से जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी खुदा के वास्ते इस किस्म की शुरू में ये ऐसी बातें ना करें कि इससे हमारे सिंध का माहौल ख़राब होगा, और ख़ास करके अगर होम डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर के अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर सिंध कहाँ पहुँचेगा, उसका हम नहीं मान। एक सेकंड ज़रा फिर जैसा बात की है कि आम तासुर जो ये पाया जाता है कि जो है ना जो कुछ कच्चे में या जो कटकोर में हो रहा है, ये सियासी तौर पर जो है ना वडेरे जो है उसके ऊपर हाथ है। आप ऐसा काम करके दिखा दें, माशाल्लाह आपके पास अभी पावर है, कानून मतलब आपके पास है, अपना ये भी है, दाखिला भी है, तो ऐसा करके देखा लोगों के जो जहनों में ये चीज बैठी हुई है कि ये सियासी तौर पर जो है इनके ऊपर दबाव है और उनके ऊपर हाथ है डाकुओं के ऊपर, इसी वजह से ये कुछ हो रहा है। और कराची की जहाँ तक बात है, आप रोजाना देख लें कि पुलिस मुकाबले करती है, पुलिस जख्मी होती है, पुलिस पकड़ती है, वही बंदे 15 दिन में छूट जाते हैं। आप उसके ऊपर जो है कानून किस तरीके से आपको वो केस बनता है, आप लाखों भी देखिए, उसके ऊपर भी कुछ सोचिए कि वो छूटे नहीं, वो बंद रहे। ठीक है, जवाब एक बात बता दूं आपको कि इस पर हमारी डिस्कशन हुई है आईजी साहब के साथ कि एक तो हम मखसूस केसेस अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दे रहे हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 10 से केसेस ज़्यादा नहीं देंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक मेकैनिज़म बना रहे हैं कि जो अच्छी शोहरत वाले अच्छे अफसरान हैं उनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर दें। उसके साथ साथ इस चीज़ की भी अब ज़रूरत पेश आ रही है, मैं चीफ़ जस्टिस साहब से ज़रूर एज ए लॉ मिनिस्टर मिलूँगा, उनको कालान करूँगा कि उनसे भी डिस्कस करूँ कि हमें जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में उसमें एक्ट में कुछ चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी ताकि हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तक आते आते जो केस ऐसे ना बनाएं फजूल किस्म के जो कि डिफीट कर जाते हैं कोर्टों में। तो हम किसी पर भी किसी को मोर्द इल्ज़ाम से ठहरा दें कि सर ये मजिस्ट्रेट अगर नहीं करता तो ये ना छुटता तो ये हो जाता, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी चीज़ों को बेहतर और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, लॉ को बेहतर करना पड़ेगा जदीद तकाज़ों के मुताबिक, और इंशाल्लाह वो आपको चीज़ें जो जैसे आपने कच्चे की बात की है तो आपको चेंजिंग विजिबल नज़र आएगी। ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। ज़रूर 1 माह के बाद 1.5 माह के बाद आप ज़रूर मुझसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ सकेंगे कि लंजार साहब आपने 1.5 माह पहले ये कहा था या 1 माह पहले और हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपको चेंज नज़र आएगी इंशाल्लाह, तो ये आप मुतमईन रहें इस चीज़ से। हफीज़ के एक मिनट, हफीज़ कर हफीज़ एक सेकंड ज़रा भाई, एक सेकंड हफीज़ भाई आप देखें, ना बात ये है, खालिद मकबूल साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, सीनियर सियासतदान हैं। ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुँचे। बात ये है कि सीसीपीओ कराची का बेटा है जो आज सीसीपीओ कराची है। ये इस किस्म के बयान ना दें
कि इमरान याकूब मिनास मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कराची का ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों ये फजूल सी बात ना करें। और हम भी सॉइल ऑफ सिंध हैं, कराची सिंध है, कराची को आप नहीं सिंध से अलग कर सकते। एक सेकंड जी जी। देखो एक बात बताऊं आपको कि पुलिस एक फोर्स है और फोर्सेस के जवान हमेशा, हमारे आर्मी के जवान भी शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, उनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए। रेंजर्स के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, इसमें कोई आरा नहीं है। और हमें फ़ख्र है अपने शहीदों पर। और ये जो ASI शहीद हुए हैं, मुझे अफसोस है और सख्त सदमा है इस चीज़ का, लेकिन ये जवान हम भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, हमारी लीडर ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़ोर्स के जो भी एक सिस्टम है उसमें ये चीज़ पहले सिखाई जाती है कि जब भी वक्त आ जाए तो आपने कुर्बानी से बाज नहीं आना है। और कुर्बानी मैं बात बता दूं कि जब हम कच्चे में ऑपरेशन भरपूर शुरू करेंगे, इस किस्म के वाक़यात होंगे और हमारी पुलिस उससे डरने वाली नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट दूसरी बात कि आपने जतोई साहिबा जो हमारी बहन है उसका आपने बात की है। देखिए ये पॉलिटिकल बात है। जतोई साहब पर और उसके बेटे पर FIR कटी हुई है मर्डर केस की, वो भी जरदारी एक बच्चे को इन्होंने शहीद किया है जिसकी वीडियोज़ हैं ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद एक बच्चा अभी भी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। और FIR में डायरेक्ट एलिगेशन है मुर्तज़ा जतोई पर, उसके बेटे पर। अगर वो बेले नहीं करवाएंगे, एब्सकॉन्डर होंगे, तो यकीनन कानून अपनी राह खुद इख्तियार करता है। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे पॉलिटिकल बयानात ना दें, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और आपको कोई नहीं रोक रहा, आप जाकर बेलें करवाएं और केसेस को मुंह दें। उससे पहले भी केसेस को फेस करते रहे हैं हमारे काफ़ी लीडरान। और इस किस्म अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो यकीनन उसके चार्जेस भी होते हैं। एक सेकंड। गवर्नर साहब को कन्विंस किस चीज़ पे हम करें? मेरी गुजारिश सुनिए। इस मुल्क में कुछ आइनी तकाज़े हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। कराची में अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है या सिंध के सूबे कुछ और ज़िलों में कुछ सूरत हाल ख़राब है, तो हमने ये तो नहीं किया कि सेनेट के इलेक्शन की वजह से सारे काम छोड़ दिए। होम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, अभी तफसील साहब को सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो गवर्नर साहब असल में क्या कहूँ तो फिर बुरा लग जाएगा। गवर्नर साहब का जो काम होता है, अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो गवर्नर के करने की नहीं होती है। तो बहरहाल अगर उनको शौक़ है वो करते रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत काम कर रही है और हम तमाम जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बाद 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसको अदलिया की मजबूती के लिए एक कदम समझा जा रहा है। तो इसी तरह मीडिया भी कहीं ना कहीं मजामत करता हुआ नजर आता है। कभी सियासतदानों पर भी नए केसेस और कैमरा रिकॉर्डिंग होती रही है। तो इस तरह के हरकतों के खिलाफ से आप पीपल्स पार्टी जो कि अलग उठाती है जमहूरियत का, तो क्या सियासी पार्टियों की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जाए कि पार्लियामेंट मजबूत हो? क्योंकि पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगा हमारे मुल्क में तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा।
देखें, जमहूरियत में गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मदाखलत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी ने स्ट्रगल नहीं किया। जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं, जिनकी वजह से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई है। जजेस तो आलाकार बनते गए हैं, जिसकी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो झूठे केसेस का सामना करती रही। आसिफ अली ज़रदारी साहब कई दहाइयों तक जो है वो जेल का सामना करते रहे, कोई केस उन पर साबित नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी तो पता नहीं जब से बनी है तब से इस लड़ाई के अंदर है, हम ये लड़ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जजेस को भी और दीगर इदारों को भी ये ख्याल आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें होती हैं उनका आलाकार हमें नहीं बनना चाहिए। अब 6 जजेस साहिबान ने ख़त लिखा है, उस पर एक कमीशन हुकूमत ने बना दिया है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उस कमीशन की क्या रिपोर्ट आती है, और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। और इस उसूली तौर पर हम इस बात पे 100% इत्तफ़ाक़ करते हैं कि किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से कोई दबाव ना मीडिया पे होना चाहिए, ना अदालतों पे होना चाहिए, ना सियासी जमातों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सहने की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। नहीं, एक मिनट आसिफ, एक सेकेंड इनके बाद जी। वैसे पता नहीं आपको कहाँ से तासुर मिल गया। मैं समझता हूँ कि मखदूम ख़ानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से पीपल्स पार्टी के साथ है। ऐसी ख़बरें बीच में आप लोग उड़ाते बहुत हैं, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि मखदूम तालिब अल मौला साहब हों, मखदूम अमीन फ़हीम साहब हों या मखदूम जमील ज़मा साहब हों, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। देखें इस पे आपने देखा होगा कि मैंने भी नोटिस लिया और आईजी साहब ने इस पे कमेटी बनाई है, उसकी फॉरेंसिक हो जाए। वो हमारे डीआईजी साहब कह रहे हैं कि ये फेक टाइप की कुछ वीडियोस हैं, तो उसकी फॉरेंसिक हो जाए, उस पर ज़रूर प्रॉपर रिपोर्ट आएगी और उस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात ये डीजी वाली, तो सही ऐसे ही फॉर्मल सी बात है। हाँ, सरजनिश कर दी थी। अब ज़ाहिर है कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसको हम नौकरी से निकाल दें या कोई गोली मार दें, लेकिन सरजनिश कर दी और यकीन दहानी उसने अपने ज़ारे बच्चे की सरजनिश की है और इस बात की यकीन दहानी करेगा आइंदा कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। एक मिनट, वो नए आदमी कर ले जी।